हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 1 परिमेय संख्याएं। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 1F। ठीक है, तो अभ्यास 1E तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 1F के सभी सवाल। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसको लिखिए। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर इसको हम हल करें, -6/7 हो जाएगा और प्लस 6/7। तो एक संख्या माइनस के साथ और एक संख्या प्लस के साथ दिया है, इनका हर बराबर है। इसको एक बार लिखेंगे, -6 + 6 0, तो 0/7 0 आ गया। तो 0/7 जो है ये कैसी संख्या है? ठीक है, 0/7 का वैल्यू जो आएगा वो 0 हो जाएगा और इसके बटे 1 लिख दें, 7 लिख दें, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा। तो ये जो 0 है ये कैसी संख्या है? 0/7 कैसी संख्या है? इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है, और इसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो प्रश्न जो है परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हों और उनका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका हर 7 है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या के नियम को सेटिस्फाई यहाँ पर करता है। तो अगर आपसे कहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि 0 कैसी संख्या है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जब फाइनल आंसर 0 आ जाएगा तो 0 परिमेय संख्या नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए ये कथन आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो पहला पॉइंट यहाँ सॉल्व। दूसरा प्रश्न देखते हैं, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्या जो होता है, योग का तत्समक अवयव कितना होता है? योग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव कितना होता है? 0 होता है। तो अब कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 1/2 हम यहाँ पर ले लिए, और योग का, ठीक है, योग का मतलब +0, यहाँ तत्समक अवयव 0 होगा। तो अगर 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो योग का तत्समक अवयव कितना होता है? 0 होता है। तो ये कथन जो है वो आपका यहाँ पर सत्य है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा सत्य। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो 0 का भी योगात्मक प्रतिलोम होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है? 0 ही होता है। अब अगर कहीं पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, या आप देखे होंगे मैक्सिमम जगह आपको 0 ही लिखा हुआ मिलता है। आप कहीं ऐसा नहीं देखे होंगे कि आपको +0 लिखा हो या -0 लिखा हो। ठीक है, तो सभी जगह जो 0 होता है वो किसी भी चिन्ह के साथ यहाँ पर नहीं लिखा होता है। 0 जो होता है वो किसी भी चिन्ह के साथ नहीं लिखा होता है, 0 केवल 0 ही लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, और 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है, कितना होता है? 0 ही होता है। तो ये कथन भी आपका हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है, कितना होता है? 0 होता है। प्लस माइनस यहाँ पर 0 नहीं होगा, +-0 कभी नहीं होगा, केवल और केवल 0 होगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 0। तो प्रश्न कहीं पर अगर आपसे आ जाए, या आपके सामने किसी ने प्रश्न पूछ लिया आपसे कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0, और यहाँ पर आप +-0 नहीं कहेंगे। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या -2/3, इसका योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो इसी का अपोजिट होता है। ठीक है, इसका अपोजिट। तो जैसे यहाँ -2/3, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 2/3। ये जो चिन्ह है ये योगात्मक प्रतिलोम में बदल जाता है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो कैसी है? यहाँ पर तो
ये ऋणात्मक परिमेय संख्या थी और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, धनात्मक परिमेय संख्या आ गया। तो यही प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, तो क्या ये सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सत्य, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम जो होता है इसमें जो चिन्ह होता है ये आपका यहाँ पर बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, तो ऐसा नहीं है। पर जो भी तत्समक अवयव होता है वो केवल जोड़ के लिए और गुणा के लिए होता है, बाकी घटाना और भाग के लिए तत्समक अवयव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव यहाँ घटाने के लिए पूछा गया है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर भाग का तत्समक अवयव पूछता तब भी यहाँ पर गलत हो जाता, लेकिन इसी घटाने के जगह पे अगर जोड़ या गुणा होता तब ये आपका यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन घटाने के लिए तत्समक अवयव यहाँ पर शून्य नहीं होता है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, तो गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। जैसे यहाँ पर अगर लिख लिए 3/7 और गुणा का तत्समक अवयव गुणे 1, तो अगर इसमें इसका गुणा कर देंगे तो हमको यही मान फिर से प्राप्त हो जाएगा। 3/7 यहाँ था और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और ये 3/7 हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो ये कथन आपका हो जाएगा सत्य। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होता है वो -2/5, इसको लिख सकते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या चाहिए तो -2/5 ले लिए। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/2, लेकिन ये जो चिन्ह है ये चिन्ह यहीं पर ही रहेगा, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो हर है ये अंश हो जाएगा, अंश जो है वो हर हो जाएगा, ये यहाँ पर उलट जाएगा, लेकिन जो चिन्ह है यहाँ पर वो चिन्ह यहाँ पर रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए दिया हो आपको -3/7, तो -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -7/3, -7/3 ये हो जाएगा, और ये जो चिन्ह लगा माइनस का, ये माइनस का यहाँ पर रहेगा। ये दोनों केवल एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे, बाकी जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर रहेगा। तो हमको यहाँ पर केवल चिन्ह बताना था कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होता है, ये कथन हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य। फिर इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा ही। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा यही हो जाएगा, और इसका योगात्मक पूछा गया है तो प्लस बराबर 0, और x प्लस माइनस का -x बराबर 0, तो x में से x गया 0 बराबर 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहाँ पर ये कथन भी हो जाएगा सत्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपको प्रश्न कुछ दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, इस खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। तो -5/12 प्लस यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और ये बराबर है -5/12 के। ठीक है, तो जब वही संख्या बराबर के एक तरफ है और वही संख्या बराबर के दूसरे तरफ है तो यहाँ पर हम क्या भर दें, और बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा 0। ठीक है, तो 0 अगर भर देंगे तो इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो हमको फिर वही मान प्राप्त हो जाएगा। और इसको कौन सा हम प्रगुण यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव होता है। अगर 0 उसमें हम ऐड कर दें तो हमको वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी और इसी को कहते हैं योग का तत्समक अवयव। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 0 भर देना है और इसका कारण भी आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा मतलब अवयव है ये, तो योग का तत्समक अवयव है, क्योंकि इस संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर इस संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तब यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट इसका वैल्यू है
वो इसके डिफरेंट आने लगेगा अगर एक जोड़ देंगे, लेकिन 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट दिया -4/5 और माइनस, फिर ऐसा कौन सा संख्या लिखें कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो अगर इसको मान लीजिए अगर लिखा 5, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिखा 5, तो 5 में से हम क्या घटाएं कि हमको 0 प्राप्त हो। तो 5 में से हम 5 घटाएंगे तभी हमको यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो जब इसी संख्या में से हम इसी संख्या को घटा देंगे, तो जब इसमें से हम -4/5 उसी संख्या को घटाएंगे तब हमको यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो -4/5 यहाँ था और -4/5 यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी माइनस हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा और -4/5 + 4/5 तब 0 होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि इस माइनस को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डिफरेंट आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस भी लगाना है। जो सेम संख्या यहाँ है उसी सेम संख्या में से उस सेम संख्या को घटाएंगे चिन्ह के साथ, तभी यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर दिया है इनवर्स। ठीक है, किसी के घात में अगर 5 दिया, जैसे मान लीजिए 5 दिया है और 5 के घात इनवर्स दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं इसको? 1/5 लिख सकते हैं इस इनवर्स को। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 1/-2, तो ये जो -2 है ये तो चिन्ह तो वही रहेगा। ठीक है, चिन्ह यहाँ पर नहीं बदलेगा, लेकिन इसको लिख लेंगे 2/1। तो यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को यहाँ पर लिख लिए और 1/2 दिया था तो इसको 2/1 लिख देंगे, और यहाँ पर -2/1 को हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, तो ये दोनों आंसर यहाँ पर एक ही है, या तो -2/1 लिख लीजिए या तो -2, दोनों बात यहाँ पर एक ही है। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर दिया -2/3 और गुणे 3/4 दिया है। तो अगर यहाँ से इसको और इसको काट दें, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से इसको काट दें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो आ गया पहले इसको चलिए लिख लेते हैं, 1/1 आ गया, और ये माइनस में है गुणे 1/2, और इसका हमको क्या करना है? इन्वर्स करना है। तो अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 1 एकम -1/2 एकम 2, तो -1/2 का इनवर्स, तो -1/2 का इनवर्स, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा यहाँ पर, और 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो -2/1 को लिख सकते हैं -2, या तो ये आंसर लिखिए या तो ये आंसर, दोनों आंसर आपका यहाँ सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी x जहाँ जहाँ है सभी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो x का मान यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x बराबर अगर ज्ञात करना हो, x बराबर, तो x और ये 2/3 इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। तो इस गुणे को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा बराबर 1, और अगर इसको पूरे को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये गुणे और इसका अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब से समझिए एक बार, 2/3 गुणे x बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 1 को ऐसे लिख दिए, और ये जो गुणे का चिन्ह है इसके फिर इधर गुणे में ही आएगा, तो ये जो 2/3 है इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3/2, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 3/2। ये पहला प्रश्न आपका यहाँ सॉल्व हो गया। तो 2/3 यहाँ पर लिखा था, गुणे x लिखा था बराबर 1, तो यह x बराबर 1 लिखे, और इस 2/3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3/2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, -3/4 प्लस x बराबर 0 दिया है। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ x बराबर हमको ज्ञात करना है, ये 0 इधर है, इस पूरे पद को इधर भेज देंगे तो ये पूरा पद इधर यहाँ पर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +3/4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये -3/4 है, इधर आएगा तो +3/4। तो 0 में जब हम किसी संख्या को जोड़ देते हैं तो हमको वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाता है, 3/4 ही हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये दूसरा प्रश्न आपका यहाँ सॉल्व। तीसरा प्रश्न देखिए, x गुणे -5/4 बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो गुणे के साथ यहाँ पर दिया है, अगर इसको हल करें तो x बराबर ज्ञात करना है, तो 1 यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे,
और ये गुणा यहाँ पर लिखेंगे, और ये 5/4 था, इधर आएगा तो 4/5, वो भी माइनस के साथ। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर -4/5 आ जाएगा। और ये आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, आ गया कि नहीं समझ में। और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 दिया है, यक्स गुणे -6/-7 बराबर 1। तो पहला काम यही करेंगे, इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर अंश और हर दोनों जगह माइनस दिया हो, पहले वही काम करेंगे कि पहले माइनस यहाँ से कैंसिल, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे, इधर था 6/7, तो इधर आएगा 7/6 में बदल जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 7/6। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 भी यहाँ पर हल हो गया। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5 इधर आपका दिया है, और ये कैसे सॉल्व होगा। तो -5/4 गुणे 4/-5 बराबर यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हल कर दीजिए। तो 5 से ये 5 कैंसिल, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/1 गुणे 1/-1। ठीक है, तो 1 एकम -1 और 1 एकम -1, ये माइनस कैंसिल बराबर 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 1, और यही हमको यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6। तो -7/6 प्लस 7/6 बराबर यक्स। तो एक संख्या अगर प्लस में दिया हो, एक संख्या माइनस में दिया हो, तो इन दोनों का जो यहाँ पर सोल्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए -7/6 और ये +7/6, दोनों का हर बराबर है, इसको एक बार लिखेंगे। और -7 + 7, तो -7 + 7 0/6, और 0/6 बराबर हम लिख सकते हैं 0। तो यहाँ आ जाएगा यक्स बराबर 0, और ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यक्स का मान ज्ञात करना था, और बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, सबको पक्षांतर करना है, और यक्स का मान हमको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। तो सभी जगह यहाँ पर एक्स का मान आ गया 3/2, यहाँ आ गया 3/4, ये -4/5, 7/6, 1 आ गया और 0 आ गया। ठीक, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट्स इसके पहले रहा होगा या कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा, तो सभी कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो कोई भी संख्या दिया हो, A to Z कोई भी संख्या, उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ठीक है, आपसे एक बार सुनिए हम क्या कह रहे हैं। योगात्मक प्रतिलोम जब भी लिखना होगा तो उसका केवल चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर लिखा था, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखें तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सवाल दिया है -3/8। तो ये देखिए, ये जो संख्या दिया गया था ये आपका पॉजिटिव में दिया गया था, इसका योगात्मक प्रतिलोम निगेटिव में आ गया, और निगेटिव में अगर दिया रहेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -3/8 था, इसका योगात्मक प्रतिलोम 3/8 होगा। तो केवल और केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। कभी भी आपको लिखा हुआ अगर मिल जाता है तो 0 आपको केवल 0 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, +0 या -0 आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और ना ही आपको इस प्रकार से लिखना है। 0 के साथ में किसी भी हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 0 को ऐसे ही खाली 0 भर लिख देंगे। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है 8/13, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए यहाँ पर तो आपको योगात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा, केवल उसका चिन्ह बदल देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि इसका हम अपोजिट लिखते हैं। जैसे 8/13 लिखा है तो 13/8 लिख देंगे। ठीक है, 13/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उलट कर लिख देना है, अंश को हर में लिखना है, हर को
अंश में लिखना है। यहाँ पर देखिए अभी आ जाएगा समझ में, ये 6/19 दिया है माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस जैसे हम माइनस को लिख लेंगे। अगर धनात्मक संख्या हो तो यहाँ पर चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या तो ऋण को यहाँ पर पहले लिख देना है, इसके बाद जो भी संख्या दिया उसको उलट कर लिखना है। तो 6/19 था, यहाँ हो जाएगा 19/6, तो -19/6 ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न यहाँ इस माइनस को यहाँ लिख लिया, तो 16 यहाँ पर बटे 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 17/16 दिया था, तो 16/17 हो जाएगा। और यहाँ पर -9 दिया है और इसके बटे में 1 मान ले, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं इसको, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 9/1 है तो यहाँ आएगा, तो 1/9 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, यहाँ पर 17 दिया है, इसके बटे में 1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 17/1 है, इसको लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में 1/17 हो जाएगा, ठीक है। अंश हर हो जाता है और हर जो है वो अंश हो जाता है। इसको पहले यहाँ पर चलिए हल कर लेते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो 1/5 गुणे 9/2 हो गया, ठीक। 9 × 1 = 9 और 5 दूनी 10, तो 9/10 आ गया। तो इसको हल करने के बाद 9/10 आया। अब इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो 10/9 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 10/9 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को समझिए, पहले यहाँ पर जो कटने लायक है उसको काट देंगे और इसको हल कर देंगे, तो 9/10 आएगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन। और 9/10 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो 10/9 ये आपका यहाँ राइट आंसर, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सरल कीजिए, ठीक है। तो जब भी आपको सरल कीजिए में इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, या कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन दिखे इस प्रकार का जहां पर ये 0 छिपा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में 0 है, तो 0 सबसे खतरनाक अंक होता है। अगर ये 0 किसी भी संख्या के साथ गुणे के रूप में है तो सबको ये 0 बना देगा, ठीक है, अपने बराबर ये सबको यहाँ पर कर देगा। तो यहाँ पर इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप हल करना चाहते हैं, अपने दिमाग को और स्ट्रांग करना चाहते हैं कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर आप इसका पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। उसके बाद अंत में क्या होगा कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर कुछ भी आए उसका गुणा जैसे ही 0 के साथ करेंगे तुरंत ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 0 में कन्वर्ट हुआ तो 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये भी तुरंत 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको गुणा यहाँ पर करना है तो चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। इसका पहले कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 5 से काट देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। और यहाँ पर अगर इसको काटेंगे 2 से तो 2 × 7 = 14, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -16/1 मान लेंगे इसके हर में, गुणे यहाँ पर आ जाएगा -1/7 और गुणे यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आ जाएगा 3/4, और यहाँ गुणे 0 गुणे -13/5, तो इसको ऐसे -13/5 को उतार लेंगे, ठीक है। इतना सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आपको 0 दिया हो और किसी भी संख्या के साथ गुणे में दिया हो उसका मान तुरंत 0 यहाँ पर आपको लिख देना है। लेकिन चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसको हल करने के बाद 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो यहाँ पर आ जाएगा -4/1 गुणे -1/7 गुणे 3/1 गुणे 0 में इस संख्या का गुणा करेंगे तुरंत ये राशि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहाँ पर अब आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4, ये प्लस हो गया, और 4 × 3 = 12 आएगा। फिर यहाँ 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 गुणे 0, तो जैसे इस संख्या का इसमें 0 में गुणा करेंगे इसका मान आ जाएगा 0, और ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए कैलकुलेशन में ये सब यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कर लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न कहीं पर पूछा जाए कि 1250 लिखा है, 1250 में 0 का गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो कितना आएगा आप बताएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो 3, 6, 5, 9, 4, 7,
और इसका गुणा हम 0 के साथ यहाँ पर कर दें, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक में अगर 0 का गुणा होता है तो उसका मान हमेशा 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अभ्यास 1F में आपके 6 सवाल दिए गए थे और सभी सवाल को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।